तो अप्रत्यक्ष रूप से जितनी भी हिंदी से संबंधित बातें की है वो बिल्कुल आपके एग्जाम में वहां से कम 1-2 सवाल तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उस चीज को आप ध्यान में रखना। जैसे वाक्य विचार आपके सिलेबस में है, मैं पूछूं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? जवाब बताओ। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद है? आवाज नहीं आ रही है। 5, 7, 8, 10, 8। और कौन कौन से नाम है वो भी आपको याद होने चाहिए। अगला टेस्ट जो भी होगा जिसमें इस मैटर से भी मैं कुछ आपको सवाल दूंगा, जो भी मैंने लिखवाया उस हिसाब से। तो एक चीज ये समग्र रूप से आपके ध्यान में होना चाहिए। फिर आज की क्लास को अपन आरंभ करते हैं। पिछली क्लास में अपन ने बात की थी भाषा की परिभाषा और भाषा के प्रकार। यहां तक है? याद है आपको? नहीं है? अब भाषा की इकाइयां का मतलब होता है कोई भी भाषा है उसकी आधारभूत इकाई क्या है और सबसे बड़ी इकाई क्या है। यहां से सवाल भी आते हैं और कॉमन सेंस समझ के आधार भी हमें ये ध्यान रखना है। भाषा किसको कहते हैं? भाषा एक साधन या माध्यम है जिसके द्वारा हम विचारों को, भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। तो आप पूर्ण रूप से अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रेषित करो, वो भाषा की कौन सी इकाई कहलाएगी? वो पूर्ण इकाई होगी, जिससे आप अपने पूरे विचार दूसरों के सामने प्रेषित कर सकते हो। वो कौन सी इकाई होगी? वाक्य। पूर्ण इकाई है वाक्य। और ये जो वाक्य आरंभ होता उसकी शुरुआत जो पहली इकाई कह सकते हैं, आधारभूत इकाई कह सकते हैं, मौखिक इकाई कह सकते हैं, वो होती है ध्वनि। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि और भाषा की सबसे पूर्ण इकाई या बड़ी इकाई वाक्य। तो एक भाषा का वन तैयार कर लेंगे अपन, ताकि उसमें लघुत्तम इकाई और पूर्ण इकाई यहां, और फिर उसके अंतर्गत जो भाषा के प्रमुख इकाई के अंतर्गत आ जाएंगे उनकी बात करेंगे। तो एक पिरामिड शैली होती है जिसमें एक तो सीधा पिरामिड, एक उल्टा पिरामिड। ये किस प्रकार का पिरामिड है? सीधा या उल्टा? सीधा। तो मैंने जैसा कहा कि वाक्य पूर्ण इकाई है और वाक्य बनता है, शुरुआत होती है ध्वनि से, और अपन भी विचार अभिव्यक्त करते हैं तो पहले ध्वनि निकालते हैं, फिर ध्वनि जब लिख देते हैं तो वो क्या कहलाती है? वर्ण। और वर्णों के 2 वर्णों से मिलकर क्या बनता है? अक्षर। शब्द नहीं बनता। हो सकता है वो शब्द की श्रेणी में आए, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ण मिलकर जो बनने वाली इकाई वो अक्षर है। फिर अक्षर या वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और कोई भी शब्द अगर स्वतंत्र लिखा हुआ है तो वो शब्द कहलाएगा, लेकिन वाक्य में प्रयोग है तो वहां शब्द ना होकर वो कहलाएगा पद। बात करेंगे। तो एक पिरामिड शैली होती है जिसमें एक तो सीधा पिरामिड, एक उल्टा पिरामिड। ये किस प्रकार का पिरामिड है? सीधा या उल्टा? सीधा। तो मैंने जैसा कहा कि वाक्य पूर्ण इकाई है और वाक्य बनता है, शुरुआत होती है ध्वनि से, और अपन भी विचार अभिव्यक्त करते हैं तो पहले ध्वनि निकालते हैं, फिर ध्वनि जब लिख देते हैं तो वो क्या कहलाती है? वर्ण। और वर्णों के 2 वर्णों से मिलकर क्या बनता है? अक्षर। शब्द नहीं बनता। हो सकता है वो शब्द की श्रेणी में आए, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ण मिलकर जो बनने वाली इकाई वो अक्षर है। फिर अक्षर या वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और कोई भी शब्द अगर स्वतंत्र लिखा हुआ है तो वो शब्द कहलाएगा, लेकिन वाक्य में प्रयोग है तो वहां शब्द ना होकर वो कहलाएगा पद। और फिर शब्दों के क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह जिसका कोई अर्थ हो वाक्य कहलाता है। और इस प्रकार से ये एक भाषा का वन तैयार हो जाता है। और
जब एक से अधिक वाक्य, वो भाषा का गद्य रूप में विधाएं हैं, कोई भी रूप ले सकता है, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी इत्यादि। तो ये बात थी। तो सबसे भाषा की छोटी इकाई को अपन, ये सबसे छोटा पार्ट है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई सामान्य पूछ ले तो भी आपका उत्तर ध्वनि। और भाषा की सबसे आधारभूत इकाई है ना, इसको क्या कह सकते हैं? आधारभूत इकाई, एक चीज। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। फिर दूसरी जो इकाई है, ये, इसको आप कह सकते हो वर्ण। ये भाषा की सबसे छोटी कैसी इकाई है? लिखित इकाई। लघुत्तम, ये लघुत्तम शब्द, ये भी ठीक है, सही है अपने आप में। यहाँ सबसे जो छोटी लघुत्तम लिखित इकाई। अगर मैं कहूं भाषा की अमौखिक इकाई तो भी वर्ण ही होगा। फिर वर्ण के बाद में आपने बात की, हमने बात की थी अक्षर। अक्षर का निर्माण किससे होता है? दो वर्णों से। एक प्रकार से आप कह सकते हो जो उच्चारण किया जाता है, जैसे आप कोई भी वर्ण उच्चारण करो, उच्चारण क किया चाहे अ किया, कुछ भी किया, लेकिन जो अपन उच्चारण करते हो तो लघुत्तम इकाई अगर वो स्पष्ट है भाषा में तो वो अक्षर ही होगी। जैसे मैंने उच्चारण किया क, तो उच्चारण अक्षर का होता है, लेकिन जब लिखते हैं तब पता चलता है कि वो अक्षर था या वर्ण था। तो उच्चारण की दृष्टिकोण से भाषा की लघुत्तम इकाई अक्षर होगी। इसको आप मानते हो या नहीं मानते हो? नहीं मानते हो तो जैसे आपने उच्चारण किया ग, अब ग आपने उच्चारण किया, इसमें छिपा हुआ और किसकी ध्वनि आ रही है? अ की भी आ रही है। तो इसका मतलब जो मौखिक रूप से उच्चारित ध्वनि है वो अक्षर ही है। कौन सी किताब में ये बात लिखी गई? पहले तो यूं सामान्य तो आप मानोगे सर वर्ण होगा, नहीं, वर्ण लिखेंगे तब पता चलेगा कि ये शुद्ध रूप से वर्ण है, लेकिन जब बोलोगे तब तो साथ में ध्वनि किसकी आ रही है? अ की भी आ रही है। अ का मतलब ग और अ दोनों ही, दोनों दो वर्ण मिलकर अक्षर का निर्माण करते हैं। कामता प्रसाद जी की किताब में ये लिखी हुई है कि उच्चारणात्मक की दृष्टिकोण से भाषा की लघुत्तम इकाई अक्षर है। ये ध्यान रखना है। तो उच्चारण की दृष्टि से भाषा की क्या हो जाएगी? लघुत्तम इकाई। फिर अगला, दो अक्षरों या दो वर्णों के सार्थक मेल से दो या दो से अधिक शब्द। भाषा की सबसे छोटी ये कैसी है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सीधा यूं ही लिख दे, लघुत्तम सार्थक इकाई। शब्द, शब्द के बाद में भाषा की इकाई आती है पद। शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है तो पद कहलाता है। वाक्य में प्रयोग पद कहलाता है। पद के बाद में कहीं कहीं वाक्यांश भी आ सकता है, लेकिन वो इतना जरूरी कुछ नहीं, फिर आप लिख सकते हो वाक्य। यह भाषा की क्या है? एक तो पूर्ण इकाई, एक पूर्ण इकाई, एक छोटी इकाई भी आप इसको कह सकते हो कि जिस इकाई में व्याकरणिक नियमों की दृष्टि से
लघुत्तम इकाई हो जाएगी। इस चीज को आप समझो, एक बार वापस समझो। व्याकरणिक नियमों की दृष्टि से लघुत्तम इकाई, तो ये जो भी ध्वनि है, वर्ण है, अक्षर है, शब्द है, इसमें व्याकरण के सारे नियम काम नहीं कर रहे हैं। यहां तो केवल वो अपने आप में एक सीमित इकाई है, लेकिन इसमें आप सारे नियम देख सकते हो। लिंग, वचन, कारक, काल, संज्ञा, सर्वनाम, हर चीज यहां आप उस शब्द को वर्गीकृत कर सकते हो, पद परिचय दे सकते हो। तो व्याकरण के सारे नियम जिस भाषा की इकाई में आते हैं वो कौन सी है? वाक्य। तो इस प्रकार से ये एक सामान्य परिचय है, क्योंकि सीधा सवाल यहां से नहीं आएगा, अप्रत्यक्ष रूप से आ सकता है। लेकिन जब अपन भाषा को पढ़ते हैं, संधि को, तो मेरे हिसाब से ये भी चीजें आपके होनी चाहिए व्यवस्थित रूप से। तो आप भाषा की इकाइयां हेडिंग लगाए और इस डायग्राम को बना करके वापस आप लिख दें इसको। भाषा की इकाइयां, पहले अपन ने भाषा के प्रकार को लिया था, फिर आप हेडिंग लगा दे भाषा की इकाइयां। इनमें से 3 प्रमुख विचार हो जाएंगे, मतलब 3 प्रमुख अंग हो जाएंगे। और व्याकरण को जब आप पढ़ोगे तो व्याकरण की किताब में इनमें से 4 है, जो 4 प्रकार के अंग हैं या 4 प्रकार की इकाइयां हैं, उनके टॉपिक मिलेंगे। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार, जिसमें भाषा के सारे नियम वगैरह, व्याकरण, जो भी आपके टॉपिक लगे हुए हैं, वो इन इकाइयों में मिल जाएंगे। इससे पूर्व भी मैंने काफी विस्तार से आपको समझाया था एक एक चीज को, कि व्याकरण का संगठन कैसे बना हुआ है, पूर्वापर टॉपिक एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। ये एक समझ आधारित बात है। कुछ स्टूडेंट हो सकता है इसको समझ को अपने बिंब बना करके आगे अपने कौशल में भी, किसी को समझाने में भी आप काम ले सकते हो। शुरुआती बात है भाषा की समझ। तो भाषा की इकाइयां लगाएं, फिर ये पिरामिड बनाएं और फिर लिखे ध्वनि। आगे लिखे आधारभूत या मौखिक इकाई। यह भाषा की, हाँ ठीक है, आप इनको एक बार तो इस डायग्राम को लिख दो। दो 2015 का एग्जाम हुआ था महिला सुपरवाइजर का, उसमें पहली बार पूछा गया था कि भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई कौन सी है। उसमें विकल्प था वर्ण, अक्षर, शब्द और ध्वनि। तो आपके अनुसार भाषा की आधारभूत इकाई या सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? ध्वनि। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अपन कोई भी अगर सबसे पहला प्रयास करेंगे बोलने का तो ध्वनि निकलेगी। ध्वनि स्पष्ट नहीं, अस्पष्ट भी हो सकती है, लेकिन वर्ण अपने आप में लिखित और स्थायी इकाई हो जाएगी। समझ में नहीं आ रहा है तो वापस बोल देता हूं एक एक बिंदु को। कहां तक लिख लिया है? ये हो गया? लिख दोगे या बोलूं एक एक?
हो गया? ठीक है, चलो एक सवाल का जवाब दीजिए। शब्द विचार आपके सीधे टॉपिक में लगा हुआ है। इस सवाल का क्या उत्तर हो जाएगा? शब्द हो जाएगा, क्योंकि वर्ण भाषा की लिखित इकाई है सबसे छोटी, वाक्य भाषा की पूर्ण इकाई है, व्याकरण के नियमों की दृष्टिकोण से लघुत्तम इकाई है, अक्सर उच्चारण की दृष्टिकोण से भाषा की लघुत्तम इकाई है, लेकिन अर्थ के आधार पे कौन सी है? शब्द। तो इसको भी लगे हाथ आप इसको नोट कर दो नीचे कि इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं यहां से। नोट हो गया? ये तो सवाल पूछा जाता रहता है और सामान्य चीज है, यहां जरूरी नहीं है कि ये भी वर्तनी आए, इसकी जगह ये भी आ सकता है सार्थकता की दृष्टि से, तो दोनों का अर्थ तो एक ही है। अब इस प्रकार से अपन ने सामान्य परिचय लिया है। अब अपन बात करेंगे, किसी भी कोई भी भाषा लो, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, किसी भी भाषा के व्याकरण, आप व्याकरण को पढ़ेंगे तो व्याकरण के मुख्य अंग, मुख्य अंग कितने होते हैं बता सकते हो? तीन है। कौन से? वर्ण, जिसको व्याकरण में क्या पढ़ते हैं? वर्ण विचार। दूसरा शब्द, जिसको व्याकरण में अपन पढ़ते हैं शब्द विचार। और तीसरी महत्वपूर्ण इकाई हो जाएगी वाक्य विचार। आपके जो टॉपिक लगे हुए हैं जिसमें मुख्य रूप से आपके कौन से अंग से लगे हुए टॉपिक? वर्ण विचार से नहीं, शब्द और वाक्य विचार। उसमें भी सर्वाधिक क्या है? शब्द विचार। अर्थ की दृष्टिकोण से और रचना की दृष्टिकोण से। रचना की दृष्टिकोण से कौन कौन से पार्ट है? संज्ञा, सर्वनाम नहीं, समास, संधि, उपसर्ग और प्रत्यय। और अर्थ की दृष्टिकोण से वाक्यांश के लिए एक शब्द, युग्म शब्द, ये सारे चर्चा की थी अपन ने पहले। तो थोड़ी चर्चा अपन संधि के हिसाब से किसकी कर लेते हैं? वर्ण विचार की। चलो इनको आप नोट कर लो, फिर वर्ण विचार पे थोड़ा मैं पहले समझाऊंगा, फिर आपको नोट कर लेना। किसी भी भाषा की व्याकरण के मुख्य अंग तीन हैं।
वर्ण विचार में वर्णों को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, वर्णों की प्रकार, वर्णों की संख्या, वर्णों के उच्चारण स्थान, मानक वर्णमाला, लिपि, ये पूरा ज्ञान वर्ण विचार के अंतर्गत किया जाता है। जो वर्णों का शब्दकोश में शब्द क्या क्रम रहेगा वो भी वर्ण विचार का ही एक पार्ट है। हालांकि इतना सिलेबस में लगा हुआ होता है तभी अपन चर्चा करेंगे। हमें केवल सामान्य वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए संधि से पहले, तो अपन केवल यहाँ उतना ही करेंगे। जहाँ टॉपिक कुछ नहीं लगा हुआ होता है वहाँ वर्ण विचार पढ़ना जरूरी होता है। तो यहाँ तो सीधे टॉपिक से सवाल ही आएंगे। फिर शब्द विचार में शब्दों के प्रकार प्रयोग के आधार पे हो गया, अर्थ के आधार पे, रचना के आधार पे, जन्म के आधार पे, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही नोट करवा चुका हूँ अगर आप देखोगे तो। वाक्य विचार में एक तो वाक्य का सामान्य अध्ययन किया जाता है, फिर अर्थ के आधार पे और रचना के आधार पे ये और भेद है, वो अपन विस्तार से पढ़ेंगे, सिलेबस में लगे हुए हैं। तो फिर अपन बात करेंगे अभी वर्ण विचार। देखिए, वर्ण विचार आपके ध्यान में ये होना चाहिए कि ये भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है, इसके बगैर आगे की व्याकरण अधूरी है। इनका परिचय नहीं है तो आप बिना आधार के आगे रास्ता तय कर रहे हो। तो हिंदी व्याकरण में जो वर्णों के प्रकार है वो कितने हैं? 2। इतना डर लग रहा है उत्तर देते हैं? 2 ही है। हिंदी व्याकरण में वर्णों के प्रकार 2 है। तो वर्णों की ध्वनियों के कितने प्रकार है? हिंदी व्याकरण में ध्वनियों के प्रकार, कितनी ध्वनियां प्रचलित है, प्रयोग में आती है? 3। वर्ण 2, ध्वनियां 3। अब मूल वर्ण कितने हैं उनकी चर्चा करनी है, फिर कुल वर्ण कितने हैं उनकी चर्चा करनी है, मूल ध्वनियां कितनी हैं और कुल ध्वनियां कितनी हैं। अगर मैंने कहा कि 3 प्रकार की ध्वनियां हैं तो स्वर ध्वनि, व्यंजन ध्वनि और अयोगवाह ध्वनि। स्वर ध्वनि के आधार पे स्वर संधि, व्यंजन ध्वनि के आधार पे व्यंजन संधि। अयोग ध्वनियां 2 है, एक तो है अनुनासिक जिसमें अनुस्वार और चंद्र बिंदु, फिर एक है विसर्ग। तो विसर्ग के आधार पे विसर्ग संधि। तो इन तीनों को अपन को जब इन वर्णों का या इन ध्वनियों का पता होगा तभी विसर्ग में मैं आपको बताऊंगा कि विसर्ग के साथ में घोष वर्णों का मेल, व्यंजन प्रथम वर्ग के साथ में कोई भी घोष वर्ण आ जाए तो अब ये घोष क्या है, अघोष क्या है, इनकी सामान्य जानकारी जरूरी है, वो अपन लेने के बाद में संधि शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे वर्ण। एक तो आप जानते हो कि व्याकरण का ज्ञाता क्या कहलाता है, या कहूं व्याकरण का विशेष ज्ञान रखने वाला। ये एग्जाम में पूछा आपके जाएगा। इसका एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? व्याकरण। ये इस शब्द की वर्तनी होती है, तो ध्यान देना। फिर वर्णमाला का ये अपन अध्ययन कर रहे हैं, तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। फिर अब बात आती है किसकी? वर्ण की। वर्ण, एक ये वर्ण है, ठीक है, इसका मतलब 2 होता है, एक तो रंग, एक भाषा के
वर्ण। एक होता है ये वर्ण, व आधा है, र पूरा है, इसका मतलब होता है घाव, धाव नहीं घाव, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, इसको भी आप साथ में कहीं हाशिए में नोट कर देना, याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्ण ये तो है भाषा के वर्ण। तो इसकी परिभाषा क्या है कि वर्ण एक अविभाजित इकाई है, अखंडित इकाई है, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, ठीक है। तो वर्ण की परिभाषा अपन बना लेंगे। जैसे आपने लिखा ये क, अब इसके टुकड़े हो सकते हैं, इसके टुकड़े हो रहे हैं तो ये वर्ण नहीं है। अगर टुकड़े हो रहे हैं तो वर्ण नहीं है, टुकड़े अगर हो रहे हैं तो जो बन रहे हैं टुकड़े, फिर उनके आप और देखो, अगर उनके और विभाजन हो रहा है तो फिर और आगे जाओ, और जब समाप्त हो जाएगा कोई भी टुकड़े असंभव है तब वो वर्ण कहलाएगा। तो क के कोई भी टुकड़े संभव नहीं है, अ के भी टुकड़े संभव नहीं है, इसलिए अ और क क्या है, वर्ण है। तो परिभाषा, भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके और खंड या टुकड़े नहीं हो क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। तो हिंदी में जो संधि पढ़ेंगे उसमें जो मेल होगा वो वर्णों का ही होगा, विशुद्ध रूप से। हो सकता है कि अगर प्रथम पद के अंत में कोई भी जैसे लिखा हुआ है विद्याधन आल्य, अब इसमें इसके टुकड़े हो रहे हैं तो इसलिए ये क्या है, ये अब क्या हो गया, अक्षर हो गया। और ये भी आ है, टुकड़ा हो रहा है तो इसको आप अक्षर भी मान सकते हो, लेकिन स्वर सारे वर्ण ही कहलाते, इसलिए ये वर्ण ही है। तो यहां अक्षरों के साथ में वर्णों का मेल है। तो कामता प्रसाद जी की जो परिभाषा वो है कि दो निर्दिष्ट अक्षरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार। तो यहां अक्षर मिल रहा है, लेकिन अक्षर की अंतिम ध्वनि, अंतिम ध्वनि क्या है, आ। तो संधि में अक्षरों का मेल भी होता है। अगर आप कहोगे कि सर नहीं होता है, तो ये बताइए ये क्या है, अक्षर ही है। लेकिन जो अक्षरों की अंतिम ध्वनि है उसका मेल विकार उसमें ही आएगा। तो अगर सत्य असत्य वाली बात आ जाए कि संधि में वर्णों का मेल है, सही है, संधि में अक्षरों का मेल है, सही है, संधि में ध्वनियों का मेल है, सही है, संधि में शब्दों का मेल है, गलत है। शब्दों का मेल नहीं होता, विकार होता वो ध्वनि अक्षर या वर्ण में होता। ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो वर्ण की पहले परिभाषा ले लेंगे। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और दो अलग अलग शब्द है, पहले भी मैंने शायद बात की थी। दूसरा और का मतलब होता है की और या की तरफ, जिसके और टुकड़े या खंड न हो वे वर्ण कहलाते हैं। वर्ण कहलाते हैं जैसे शुद्ध अगर व्यंजन को आप वर्ण के रूप में लिख रहे हो तो नीचे ये चिन्ह लगाना जरूरी है, और इस चिन्ह को व्याकरण की भाषा में कहते हैं हल या हलंत। तो ये क्या है, ये शुद्ध व्यंजन है, शुद्ध वर्ण है, क्योंकि अब इसका विभाजन संभव नहीं है। ये परिभाषा हो गई। फिर अपन वर्णों के प्रकार को ले लेंगे। तो एक बार आप इनको नोट कर दीजिए। वर्ण विचार, कुछ ये दो तथ्य हैं, ये भी एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इनको भी आप नोट कर लें। व्याकरण का ज्ञाता
या व्याकरण का विशेष ज्ञान रखने वाला व्याकरण कहलाता है। ठीक है, ये सीधा ही लिख दो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वर्णों के प्रकार। दो है। पहला जो कहते हैं स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण। फिर आप ध्यान देना, ये व्यंजन आ गया है तो यहाँ जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये व्यंजन है, इसके भी अलग अलग अर्थ है। क्या है पता है? एक ये व्यंजन है, एक ऊपर अनुस्वार नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब है भाषा के वर्ण और क्या होता है, पकवान, इसको कहते हैं पंखा। ये भी आप ध्यान देना। साथ साथ में जो अगर महत्वपूर्ण शब्द आ ही जाते तो उनकी तो अपन चर्चा कर ही लेंगे, बाकी आपको टेस्ट के माध्यम से याद करवाएंगे। तो अब स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण,
अब अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में ध्वनियों के प्रकार बताओ कितने हैं? 3 है। पहली स्वर ध्वनि। स्वर ध्वनियों की संख्या कितनी है? 11। दूसरी ध्वनि है व्यंजन, इनकी संख्या है 33। और तीसरी ध्वनि है जो न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, अयोग वाह ध्वनि। सबसे पहले इनमें से कौन सी उच्चारित होती है? अगर आप कहो कि सबसे पहले ही पहले अगर कोई तीनों ही दी गई है एक साथ, तीनों का ही रूप एक हो सकता है। जैसे मैंने लिख दिया ये, तो इसमें एक नहीं 2 ध्वनियां हैं, 3 नहीं है। लेकिन मैंने लिख दिया कंगन, तो इसको छोड़ दो। अब इसमें कितनी ध्वनियां? 1 2 3। ये कितनी ध्वनियों युक्त है? 3 है 2। अब इसका विश्लेषण करो। क, उसके बाद में आप सामान्य रूप से ये भी लिखोगे, लेकिन इसमें एक और ध्वनि लगी हुई है, इसलिए इसको साथ में लिख दो। हालांकि ध्वनि कितनी होगी? 3। सबसे पहले ही पहले उच्चारण किसका होता है? मतलब वो कौन सी ध्वनि है? व्यंजन। फिर दूसरी ध्वनि किसका उच्चारण हो रहा है? स्वर का। फिर तीसरी किसकी है? अयोगवा। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अयोगवा ध्वनि न तो स्वर है और न ही व्यंजन है। बात सही है? बिल्कुल सही है। वर्तमान में जो मानकीकरण है 2024 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा, उन्होंने इसके स्पष्टीकरण में लिखा है और एग्जाम में सवाल वहीं से पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि वो एक मानक है और 2024 का है तो जरूरी। फिर आप देखो अयोगवा स्वर, जो अयोगवा ध्वनि है इसका उच्चारण स्वर के बाद लेकिन व्यंजन से पहले होता है। सही बात है? मैं क्या बोल रहा हूं कि अयोगवा ध्वनि का उच्चारण सबसे पहले होता है? नहीं होता है, सबसे बाद होता है। सही है, सबसे बाद ही हो रहा है ना। ये सबसे पहले, जैसे मान लो ये क सीधा लिखा हुआ है तो क और क हो गया। फिर अनुस्वार है तो अब अनुस्वार का बाद में हो रहा है। तो अयोगवा ध्वनि स्वर और व्यंजन के ठीक बाद होती है, सबसे बाद होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप देख रहे हो ये संख्या लिख दी है, तो इस प्रकार हिंदी में मूल जो वर्ण है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? हिंदी में मूल वर्ण मूल ध्वनियां कितनी हो जाएगी? 46। क्या ये बात लिखी हुई ये सही आप मानते हो? अगर मूल वर्ण 44 है तो मूल वर्ण का मतलब वर्ण कितने? 2। स्वर है 11 और व्यंजन है 33, तो 44 हो गए। फिर मूल ध्वनियां 46 कैसे हुई? स्वर 11, व्यंजन 33 और अयोगवा 2। अब आपको इन जो 46 ध्वनियों का मुख्य रूप से परिचय करवाना है वो अपन आगे ले लेते हैं। ठीक है, ये भले यहां नोट कर लो इतना।
स्वर ध्वनि और स्वर संधि, व्यंजन ध्वनि व्यंजन संधि। अयोग व ध्वनि में दो है, लेकिन एक है विसर्ग, जिसके नाम से विसर्ग संधि। अब आपसे परिभाषा पूछे कि स्वर संधि में कौन कौन से इनमें से वर्ण आएंगे, किन वर्णों का आपस में मेल होगा, इन तीनों में से केवल स्वर संधि में स्वरों का ही आपस में मेल होगा। लेकिन मैं कहूं व्यंजन ध्वनि में स्वर के साथ में व्यंजन के साथ में स्वर भी आ सकता है, और स्वर के ठीक बाद व्यंजन भी आ सकता है, और व्यंजन भी पास पास आ सकते हैं। तो व्यंजन में स्वर संधि में तो केवल 11 वर्णों का ही ध्यान रखना है। व्यंजन ध्वनि में आपको टोटल 44 वर्णों का ध्यान में रखना है। फिर अयोग व ध्वनि में कितने, कुल 46 नहीं, 46 नहीं। हाँ, ये बात मैं कह सकता हूं कि व्यंजन ध्वनि में आपके 45 वर्ण आ सकते हैं, तो अयोग व ध्वनि में भी 45, क्योंकि विसर्ग है वो आ जाएगा आपके विसर्ग संधि में, और जो अनुस्वार है वो आपका अनुस्वार का म होना और म का अनुस्वार होना किसमें है, व्यंजन संधि में। तो इस प्रकार से अपन आगे इन वर्णों का 46 जो ध्वनियां हैं उनका आपको पता पूरा होना जरूरी है। तो फिर अपन आगे इनको देख लेते हैं। अगर क्लास का टाइम हो गया या आज हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि आप व्यवस्थित रूप से, कल मैं अगली क्लास में करवाऊंगा क्या, स्वर ध्वनियाँ, व्यंजन ध्वनियाँ और बाह्य आधार पे इन ध्वनियों का वर्गीकरण। अभी अगर हो रहा है तो कर लेते, लेकिन 10 बजे से कम 20 से 25 मिनट चाहिए कम से कम, तो व्यवस्थित हो, एक आपको वो चीज़ें समझ में आए जो मैं समझाना चाहता हूँ। इसलिए आगे की बात केवल 10-15 मिनट अगली क्लास में, फिर सीधा संधि में आ जाए। इसके बाद सीधा संधि ही है, ये संधि चल रही है, समझ लो। संधि से पहले वर्णों का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है।